आज के इस डीप डाइव में यानी इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद आम तौर पर लोगों के दिमाग में सबसे पहले नहीं आता। और वो विषय क्या है? हरियाणा। देखिए, हरियाणा का नाम सुनते ही ना दिमाग में सबसे पहले दंगल, सुल्तान, अखाड़े या ओलंपिक के मेडल आते हैं। बिल्कुल, स्पोर्ट्स तो वहाँ की जान है। हाँ, पर आज हमारे सामने जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं, वो एक अलग ही दुनिया की कहानी बयान कर रहे हैं। सही कहा। ये जो हस्तलिखित नोट्स है ना, हाँ, वही हैंड रिटन नोट्स और ऐतिहासिक तथ्य, ये सब हरियाणा फिल्मी जगत के बारे में है, जिसे वहाँ प्यार से हरीवुड भी कहा जाता है। हरीवुड, ये नाम ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है। एकदम। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इन फिल्मों के नाम या रिलीज की तारीख पढ़ना नहीं है। आज हम ये समझेंगे कि कैसे एक छोटे से क्षेत्रीय सिनेमा ने इतने कड़े संघर्ष से शुरुआत की। और कैसे वो राष्ट्रीय पुरस्कारों के मंच तक पहुंचा। वाह, बिल्कुल। और ये भी कि कैसे आज बॉलीवुड में इसी राज्य की प्रतिभाओं का और यहाँ की कहानियों का इतना तगड़ा दबदबा बन गया है। तो चलिए इसको अनपैक करते हैं और देखते हैं कि इस इंडस्ट्री की नींव आखिर रखी कैसे गई। इस नींव को समझने के लिए ना ये जानना बहुत जरूरी है कि क्षेत्रीय सिनेमा असल में काम कैसे करता है। मतलब ये सिर्फ मनोरंजन या टाइम पास के लिए नहीं होता। ये स्थानीय संस्कृति, समाज और वहाँ की जमीनी सच्चाई का एक आईना होता है। हाँ, लोग अपनी जिंदगी पर्दे पर देखना चाहते हैं। एकदम सही। और इन हस्तलिखित नोट्स में एक बड़ा दिलचस्प नाम उभर कर आता है। हाँ? श्याम बेनेगल। अरे वाह, श्याम बेनेगल। हाँ, उन्हें हरियाणा सिनेमा का प्रथम प्रेरक माना जाता है। अब आप देखिए, श्याम बेनेगल को भारतीय पैरेलल सिनेमा यानी समांतर सिनेमा का स्तंभ कहा जाता है। वो सिनेमा जो चकाचांद से दूर होता है ना, बिल्कुल, जो असली और यथार्थवादी कहानियों पर फोकस करता है। उनका नाम हरियाणा सिनेमा से जुड़ना ये बताता है कि यहाँ की फिल्मों की शुरुआत से ही जो जड़ें थीं वो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई थी। शुरुआत की बात करें तो 1968 से लेकर 1983 तक के शुरुआती दौर में एक बड़ा मजेदार विवाद दिखता है मुझे इन सोर्सेज में। हाँ, वो पहली फिल्म वाला विवाद ना। वही 1968 में एक फिल्म आई थी, धरती। बहुत से लोग धड़ल्ले से उसको पहली हरियाणवी फिल्म मानते हैं, पर जब हम इन ऐतिहासिक तथ्यों की गहराई में जाते हैं, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इतिहास की परतें कभी-कभी काफी उलझी हुई होती हैं। भाला सिंह मल्हारा जैसे जो फिल्म विशेषज्ञ हैं, उनका स्पष्ट मानना है कि 1968 की धरती हरियाणवी फिल्म थी ही नहीं। तो फिर वो क्या थी? वो मूल रूप से एक पंजाबी फिल्म थी। अरे, ये तो पूरी कहानी ही पलट गई। हाँ, और अगर हम उस समय के माहौल को देखें तो 1966 में ही तो हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना था। सही बात है, नया-नया डिवीजन हुआ था। तो ऐसे में शुरुआती कुछ सालों तक भाषाओं और संस्कृति का ये जो मिश्रण था वो बहुत स्वाभाविक था। एकदम सही। तो अगर धरती पहली फिल्म नहीं है तो फिर असल शुरुआत कहाँ से मानी जाए? इसके लिए हमें थोड़ा आगे जाना होगा। हाँ, तथ्य हमें 1970 के दशक में ले जाते हैं। 1970 में एक फिल्म बनी, हरफूल सिंह जाट जुलानी, जो आखिरकार 1974 में जाकर रिलीज हुई। और ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। बिल्कुल, क्योंकि ये पहली हरियाणवी रंगीन फिल्म थी। कलर फिल्म। इसके निर्देशक के बारे में भी नोट्स में काफी कुछ है। हाँ, कुरुक्षेत्र के रहने वाले आनंद कुमार इसके निर्देशक भी थे और अभिनेता भी थे, जबकि मालती देवी इसमें मुख्य अभिनेत्री थीं। और इसी वजह से आनंद कुमार को हरियाणवी फिल्मों का पहला निर्देशक माना जाता है। पर सिर्फ रंगीन पर्दे पर ही प्रयोग नहीं हो रहे थे उस वक्त। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी दौर में 1973 या 74 के आसपास बेरा शेरा नाम की एक और फिल्म आई, जिसके निर्माता के कुंद्रा और निर्देशक प्रदीप नायर थे। सही कहा। और ये पहली और एकमात्र ब्लैक एंड व्हाइट हरियाणवी फिल्म थी। मतलब कलर बनने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट आई। हाँ, ये साफ दिखाता है कि शुरुआती दौर में लोग अलग-अलग तकनीकी प्रयोग कर रहे थे, अपनी आवाज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और हर इंडस्ट्री को अपनी आवाज ढूंढने के बाद ना एक ऐसी हिट की तलाश होती है जो उसे बॉक्स ऑफिस पर एस्टैब्लिश कर दे। एकदम। और हरियाणा के लिए वो टर्निंग पॉइंट था 1983 की फिल्म बहुरानी। देवी शंकर प्रभाकर ने इस फिल्म को लिखा था। हाँ, और अरविंद स्वामी ने इसको निर्देशित किया था। ये हरियाणा की पहली सफल फिल्म मानी जाती है। इसकी सफलता का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई आम मसाला फिल्म नहीं थी। इसका विषय काफी अलग था, है ना? हाँ, इसका मुख्य विषय विधवा पुनर्विवाह यानी विडो रीमैरिज था। ओह, 1983 में? वही तो।
अब सोचिए 1983 के ग्रामीण और पारंपरिक समाज में जहां इतनी पुरानी मान्यताएं हावी थीं, वहाँ एक ऐसी प्रगतिशील कहानी का सुपरहिट होना बहुत बड़ी बात है। ये बताता है कि दर्शक बदल रहे थे। वो ऐसी कहानियों का स्वागत कर रहे थे जो सामाजिक बेड़ियां तोड़ रही थीं। सही कहा। बहू रानी ने ये साबित कर दिया कि अगर कहानी में दम हो और वो समाज के एक अहम मुद्दे को उठाए तो व्यावसायिक सफलता झक मार के पीछे आती है। अब यहाँ से कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है, या क्योंकि बहुरानी ने अगर सामाजिक बेड़ियां तोड़ी तो अगली ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप चंद्रावल की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। बात 1994 की है, जब हरियाणा के सिनेमाघरों में चंद्रावल नाम का एक सांस्कृतिक तूफान आया था। तूफान कहना बिल्कुल सही होगा इसको। ये एक जाट लड़के जिसका नाम सूरज था और एक गाड़िया लोहार की लड़की के बीच की प्रेम कहानी थी। इसने तो हरियाणवी सिनेमा की दिशा ही बदल दी। चंद्रावल सिर्फ एक फिल्म थोड़ी ना थी, एक ऐसा फिनोमेना था जिसने पूरे राज्य को सिनेमाघरों के बाहर लाइन में खड़ा कर दिया था। लोग ट्रैक्टर भर भर के पहुंचे थे फिल्म देखने। हाँ, और इसके पीछे देवी शंकर प्रभाकर और जयंत प्रभाकर की विजनरी जोड़ी थी। देवी शंकर जी इसके लेखक और निर्माता थे और जयंत जी इसके निर्देशक थे। इस जोड़ी ने मिलकर इतिहास रचा और आगे चलकर सबसे ज्यादा हरियाणवी फिल्में भी बनाईं। और इस फिल्म के हीरो का स्टारडम तो अलग ही लेवल पर था, जगत जाखर। उन्होंने सूरज का किरदार निभाया था। हाँ, उनका स्टारडम ऐसा था कि उन्हें हरियाणवी फिल्मों का रॉबिनहुड कहा जाने लगा। क्या बात है। और उनके ऑपोजिट उषा देवी शंकर थीं। और इस पूरी सफलता में जेपी कौशिक के संगीत ने जो जादू किया उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। संगीत तो इस फिल्म की जान था भाई। जीजा तू काला मैं गोरी घनी और मेरा चुन्नर मंगा दे हो। हाँ, ये गाने आज भी नॉर्थ इंडिया की शादियों में बजते हैं। बिल्कुल बजते हैं। ये गाने सिर्फ कैसेट तक सीमित थोड़ी रहे, ये वहाँ की लोक संस्कृति का हिस्सा बन गए। और इसके किरदारों की तो क्या ही बात करें। नसीम सिंह कुंदू ने रुंदा और दरिया सिंह मालिक ने खुंदा का जो कॉमिक किरदार निभाया ना, वो इतना मशहूर हुआ कि रुंदा खुंदा की जोड़ी लोगों की रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन गई, जैसे लोग जयवीरू कहते हैं। एकदम वैसा ही। इसके अलावा जोधा सरदार के रूप में मनफूल सिंह दांगी थे और सबसे खूंखार खलनायक हाथिया, जिसका किरदार राजू मान ने निभाया था, उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। ये फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, मतलब इसका क्रेज इतना था कि राज्य सरकार ने इसको पूरे 6 महीने के लिए टैक्स फ्री कर दिया था। 6 महीने का टैक्स फ्री स्टेटस मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि सरकार भी उस वक्त इस सांस्कृतिक लहर को पहचान रही थी और उसको सपोर्ट करना चाहती थी। हाँ, चांद्रावाल ने इंडस्ट्री को जो आत्मविश्वास दिया, उसी का नतीजा था कि तकनीकी स्तर पर भी एक बड़ी छलांग देखने को मिली। जैसे 1985 की लाड़ो बसंती। सही पकड़े हैं। 1985 में लाड़ो बसंती आई, जिसे देवी शंकर ने निर्देशित किया और उषा शर्मा इसकी निर्मात्री और अभिनेत्री थीं। और ये तकनीकी रुख से क्यों आ गई थी? क्योंकि ये 35 mm कैमरा पर शूट होने वाली पहली हरियाणवी फिल्म थी और इसमें अठन्नी का किरदार काफी मशहूर हुआ था। तकनीकी विस्तार सच में बहुत तेजी से हो रहा था उस दशक में। देखिए, 1988 में एक फिल्म आई नंबरदार। ये पहली ऐसी हरियाणवी फिल्म बनी जो दूरदर्शन पर आई। यानी सिनेमा अब सीधे लोगों के ड्राइंग रूम में पहुंच रहा था। बिल्कुल। और उससे थोड़ा पहले 1984 में संजी फिल्म ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया। ये मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भेजी जाने वाली पहली हरियाणवी फिल्म बनी। एक रीजनल फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाना, वो भी 84 में, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। कैसा सवाल? अगर 80 के दशक में चंद्रावल और संजी जैसी फिल्मों से इतनी रफ्तार मिल गई थी हॉलीवुड को, तो फिर 90 के दशक में जाकर ऐसा क्या हुआ कि ये इंडस्ट्री एकदम से शांत पड़ गई? ये आपने काफी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन किया है। 80s के दशक का वो जो स्वर्णिम काल था, वो हमेशा वैसा नहीं रहा। 1985 की छैल गलिया जांगी, 86 की महरी धरती महरी माँ और 1988 की फूल बदन तक तो गति बनी रही। फिर क्या हुआ? लेकिन 90s के दशक में अच्छी कहानियों और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की कमी के चलते ना एक ठहराव सा आ गया। होस्ट हालांकि 1993 में जाट जैसी फिल्म आई थी जो तीसरी सबसे सफल फिल्म बनी। हाँ, पर ओवरऑल वो दशक एक संघर्ष का समय था। इंडस्ट्री को तब एक नई ऊर्जा की जरूरत थी, जो उसको एक नई सदी की शुरुआत में आकर मिली। और वो नई ऊर्जा आई साल 2000 में फिल्म लाडो के साथ, जिसे अश्विनी चौधरी ने निर्देशित किया था। बिल्कुल। चंद्रावल के कई सालों बाद लाडो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। और इस फिल्म में आशुतोष राणा की एक्टिंग क्या बात है।
उन्होंने इंदिर दहिया का किरदार इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया था कि वो किरदार आज भी यादगार है। और इस फिल्म का वो गाना आप कैसे भूल सकते हैं, पानी आली पानी प्यादे। अरे हाँ, शायद ही कोई उस गाने को भूला हो, आज भी वायरल रहता है। लेकिन कमाई के अलावा ना लाडो की अहमियत इससे कहीं ज्यादा थी। वो कैसे? ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल अवार्ड जीतने वाली पहली हरियाणवी फिल्म बनी थी। ओह, ये सच में एक बड़ी बात है। राष्ट्रीय स्तर पर ये पहचान मिलना इस बात का सबूत था कि हरियाणवी कहानियों में कलात्मक गहराई है और उन्हें अब नेशनल जूरी गंभीरता से ले रही थी। लेकिन किसी भी रचनात्मक उद्योग को सिर्फ एक हिट फिल्म के भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। उसको पनपने के लिए सिस्टम के सपोर्ट की जरूरत होती है। बिल्कुल, और उसी सपोर्ट सिस्टम को बनाने के लिए 2018 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। हाँ, गुरुग्राम में हरियाणा नई फिल्म नीति की घोषणा हुई। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो इस फिल्म नीति का जमीनी असर बहुत गहरा था। इस पॉलिसी में आखिर था क्या? इस नीति के तहत तय किया गया कि साल भर में अधिकतम 12 फिल्मों को वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल एड दी जाएगी। अच्छा, फंड्स मिलेंगे सीधे। हाँ, और इसके अलावा फिल्मों को 7 श्रेणियों में बांटा गया और 3 मुख्य अवार्ड्स देने का प्राविधान किया गया। कौन कौन से अवार्ड्स? उत्कृष्टता, बेस्ट और स्पेशल एक्नॉलेजमेंट। इस सरकारी बैकअप का फायदा तो जरूर मिला होगा नए फिल्म मेकर्स को। बहुत फायदा मिला। इसने युवा निर्देशकों को रिस्क लेने की आजादी दी। अब उन्हें सिर्फ पैसे के लिए किसी कमर्शियल मसाले पर निर्भर नहीं रहना था। वो रियल अच्छी कहानियों पर फोकस कर सकते थे। बिल्कुल। और इस आजादी का असर तुरंत बड़े पर्दे पर दिखा भी। देखिए, 2015 की फिल्म पगड़ी दी ऑनर, इसने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। और ये हरियाणा की संस्कृति पर आधारित पहली ऐसी फिल्म थी जिसे टैक्स फ्री किया गया। उसके बाद 2016 में आई सतरंगी, जिसने 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट हरियाणवी फिल्म का अवार्ड जीता, जिसमें यशपाल शर्मा जैसे दिग्गज अभिनेता थे। उन्होंने इन फिल्मों में जान डाल दी थी। और जब ये नई फिल्म नीति पूरी तरह लागू हो गई तो उसके बाद प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म थी 2020 की जख्मी, जो कि नशे और धूम्रपान के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत सामाजिक संदेश लेकर आई थी। तो इस सारे विकास के पीछे सिर्फ नीतियां नहीं थीं, बल्कि लगता है एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अब तैयार हो रहा था राज्य में। हाँ, जैसे 1980 में रोहतक में हरियाणा फिल्म बैनर की स्थापना हुई थी। फिर 2011 में रोहतक में ही स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन खुला, जिसे SIFT कहते हैं। और गुरुग्राम को तो अब एक एंटरटेनमेंट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। पंचकुला में हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड बन चुका है। और पिंजौर में तो एक नई फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव भी है। लेकिन अब ना उस हिस्से पर आते हैं जो शायद हमारे सोर्सेज में सबसे ज्यादा दिलचस्प है। वो कौन सा? बॉलीवुड कनेक्शन। हाँ, क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि अंबाला, रोहतक और हिसार जैसे छोटे शहर बॉलीवुड की एक तरह की नर्सरी बन गए? बिल्कुल। अभिनेताओं और गायकों की ये सूची सच में हैरान कर देने वाली है। मैं तो नाम पढ़कर ही दंग रह गया। रोहतक को ही देख लीजिए, रणदीप हुड्डा। हाँ, रणदीप हुड्डा। और जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष घाई और अशोक घाई। बेहतरीन अभिनेता जयदीप अहलावत और मनुषी छिल्लर, जिन्होंने पृथ्वीराज से अपने करियर की शुरुआत की। ये सब के सब रोहतक से आते हैं। और जरा अंबाला की तरफ नजर डालें तो वहां से भी कम दिग्गज नहीं निकले हैं। हाँ, स्वर्गीय ओमपुरी जी, जिनका असली नाम घसीराम कोतवाल था, उनका संबंध अंबाला से ही था। इसके अलावा जूही चावला, परिणीति चोपड़ा और आशुतोष राणा का नाम भी नोट्स में अंबाला से जुड़ा है। और मशहूर गजल गायिका जोहरा बाई, ये सभी अंबाला से हैं। ये सच में चौंकाने वाला है कि इन शहरों की मिट्टी में कितनी प्रतिभा छिपी हुई थी। और हिसार को तो मत भूलिए। हिसार ने हमें यशपाल शर्मा, मल्लिका शेरावत और उषा शर्मा जैसी हस्तियां दी हैं। सिरसा की बात करें तो वहां से सबके चहेते कॉमेडियन सुनील ग्रोवर आते हैं, जिन्हें दुनिया गुट्ठी के नाम से जानती है। और नील सेठी भी, जिन्होंने हॉलीवुड फिल्म जंगल बुक में मोंगली का किरदार निभाया था, वो भी सिरसा से हैं। फरीदाबाद से सोनू निगम और ऋचा शर्मा जैसे कमाल के गायक आते हैं। यमुनानगर का नाता सुनील दत्त जी से है। सोनीपत से टीवी और फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री मेघना मालिक आती हैं। वो तारे जमीन पर की मैथ्स टीचर याद है ना? हाँ हाँ। और सोनीपत से ही यश टोंक आते हैं। और आज के दौर के सबसे टैलेंटेड अभिनेताओं में से एक राजकुमार राव, वो गुरुग्राम से आते हैं। मतलब ये टैलेंट की एक पूरी खदान है। और मजेदार बात यह है कि सिर्फ कलाकार ही नहीं, कहानियां भी। हाँ, आज बॉलीवुड की कई बड़ी कहानियों का प्लॉट हरियाणवी कल्चर पर आधारित होता है। सलमान खान के सुल्तान ले लीजिए, आमिर खान की दंगल जो गीता और बबीता फोगाट के जीवन पर थी, कुरुक्षेत्र के हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह पर बनी फिल्म सूरमा, और अनुष्का शर्मा की NH10। इन सब ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया है।
आखिर बॉलीवुड को अचानक से हरियाणवी लहजे और वहाँ के बैकड्रॉप से इतना प्यार क्यों हो गया है? ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। देखिए, एक तरफ हमारे पास उत्तर कुमार जैसे स्थानीय सुपरस्टार हैं, जिन्हें लोग प्यार से धाकड़ छोरा कहते हैं। हाँ, जिनकी अपनी एक बहुत ही कट्टर फैन फॉलोइंग है लोकल लेवल पर। और दूसरी तरफ मुख्य धारा का बॉलीवुड है, जो हरियाणवी कहानियों पर और डायलेक्ट पर करोड़ों का पैसा लगा रहा है। सही बात है। इसके बीच एक बहुत ही मजबूत पुल बन गया है। असल में आज के दर्शकों को ना रॉ और असली कहानियां चाहिए। एकदम। हरियाणा की ठेठ संस्कृति, वहाँ का जो अनफिल्टर्ड अंदाज है और जमीनी बेबाकी है, ये सब अब सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत की मुख्य धारा के मनोरंजन की पहली पसंद बन गया है। ये एक बेहतरीन विश्लेषण है। आज की इस चर्चा में हमने 1968 के धरती विवाद से शुरुआत की, फिर चंद्रावल के उस जादुई दौर को देखा, और फिर राष्ट्रीय पुरस्कारों से होते हुए बॉलीवुड में हरियाणवी टैलेंट के इस दबदबे को भी डीपली समझा। सच में बहुत लंबा और रोचक सफर रहा है ये। जाते जाते एक और अहम जानकारी देना बहुत जरूरी है। हाँ, हरियाणा में फिल्म संस्कृति और लोक साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा और शीर्ष सम्मान दिया जाता है ना, हाँ, उसका नाम है पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक कमाल की बात यह है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जिस फिल्म को सम्मानित किया गया, उसका नाम भी दादा लक्ष्मीचंद था, जिसका निर्देशन यशपाल शर्मा ने किया था। ये साबित करता है कि आधुनिक सिनेमा बनाते हुए भी जड़ें आज भी कितनी गहरी और मजबूत हैं। सही बात है। सो इस सब के क्या मायने हैं? जो राज्य आज भारत को इतने शानदार अभिनेता दे रहा है, दंगल और सुल्तान जैसी हजारों करोड़ों कमाने वाली ब्लॉकबस्टर कहानियां दे रहा है, तो क्या भविष्य में हरियाणा की खुद की हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री भी साउथ इंडियन या पंजाबी सिनेमा की तरह एक विशाल ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर पाएगी? ये सोचना बहुत एक्साइटिंग लगता है। क्या वो दिन दूर है जब एक पूरी तरह से ठेठ हरियाणवी फिल्म पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होगी और हर भाषा का दर्शक उसे सबटाइटल्स के साथ उतने ही चाव से देखेगा? शायद नहीं। ये एक ऐसा विचार है दोस्तों, जिसे इन ऐतिहासिक पन्नों से बाहर निकालकर अब हम सबको खुद आगे एक्सप्लोर करना चाहिए। आज के इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और नए और रोमांचक विषय के साथ।